नमस्कार दोस्तों, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार सोरी और आज हम हैं सुदूर वनांचल जिला मुख्यालय मोहला में और मेरे साथ है जी राइडर जी, जो कि इस क्षेत्र के जाने माने यूट्यूबर हैं और ये बाइक राइडिंग करते हैं। अपने इस बाइक के साथ पूरे भारत देश में अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इनकी वाइफ होती है, जो कि आज नहीं है इनके साथ, उनके साथ रहती हैं और वो दोनों करके पूरे भारत देश में भ्रमण करते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग जगह जाते हैं ये, और अभी हम इनसे ही बातें करेंगे और इनके बारे में जानेंगे भी। वैसे ये बीएसएफ के जवान हैं, जवान गोपी सोरी और मेरे बड़े भाई, और ये अभी इनकी त्रिपुरा में ड्यूटी है और ये बॉर्डर एरिया में रहते हैं। और बॉर्डर एरिया में जब भी इनको समय मिलता है, ये अपने खाली वक्त निकाल करके घूमने फिरने अपने इस बाइक के साथ ही जाते हैं। और जब भी उनको घर भी आना होता है तो ये अपने इस बाइक के सहारे ही आते हैं। चलिए आज हम इनसे ही बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं जी राइडर। तो ये भी है आपके सामने है जी राइडर जी, और वैसे इनसे बात करने में मेरे को थोड़ा सा असमंजस लग रहा है, फिर भी अब इनसे बातें करते हैं। सफर करते हैं, बाइक से करते हैं, इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली थी? बचपन से ही मैं बाइक चलाता था और बाइक चलाते ही रहता था। लॉन्ग टूर भी गया था, लेकिन उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाया करता था। मेरे को वीडियो बनाना नहीं बनाता था। लेकिन एक बार ऐसे ही वीडियो देखा, मैं किसी के यूट्यूब चैनल में किसी का वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें बहुत अच्छा लगा जी, जो कि छत्तीसगढ़ टू सिक्किम का था जी। तो फिर मैं भी सोचा कि मैं क्यों ना मैं भी तो बाइक चलाता हूँ, बस वीडियो बस नहीं बनाता हूँ, जी। तो क्यों ना वीडियो बनाया जाए करके। और मेरा फर्स्ट राइड हुआ जो कि छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड नैनीताल का था। आप वीडियो बनाना बाद में चालू किए, लेकिन उससे पहले ही आपकी जो ट्रैवलिंग की जर्नी है वो चालू हो चुकी थी। ट्रैवलिंग की जर्नी चालू हुई थी, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हुई थी। जिसमें मैं 300 किलोमीटर गया था, अप डाउन 600 किलोमीटर जा चुका था जी। जो उड़ीसा गया था मैं। हाँ, दोस्त की शादी था, उसमें गया था। ठीक। तो अभी तक आपने किन किन राज्यों में सफर? छत्तीसगढ़ टू पहले उत्तराखंड गया जी, जिसमें से कई राज्यों को क्रॉस करके गया। जैसे कि हम मध्य प्रदेश क्रॉस किए, फिर यूपी क्रॉस किए, उसके बाद उत्तराखंड पहुंचे। उसके बाद और जो राइड किया जिसमें सिक्किम जाना था, जो कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर का है जी। अप डाउन 3000 किलोमीटर हो गया। जिसमें छत्तीसगढ़ से मैं निकला, फिर अपना ये उड़ीसा आया, झारखंड आया, बिहार आया, वेस्ट बंगाल आया, देन सिक्किम आया। अच्छा, चलिए। और उसके बाद भी लद्दाख वगैरह भी जा चुका हूँ मैं। लद्दाख भी पूरा लद्दाख जम्मू कश्मीर का टूर मार चुका हूँ जी। और अभी रिसेंट में मैं गया था अपना, जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा बाइक से ही गया था और छुट्टी बाइक से ही आया मैं। तो यहाँ से त्रिपुरा कितना दूर हो जाता है? त्रिपुरा यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर होता है। 2500 किलोमीटर, और आप इस बाइक के सहारे जाते हैं? जी जी। तो कितना आसान होता है या कितना कठिनाई पूर्ण होता है वहां तक का सफर करना? नहीं, कठिनाई तो कुछ नहीं होता। सोचोगे कोई भी कठिनाई है तो कठिनाई ही रहेगा, अगर आप उसको एंजॉय करोगे तो कठिनाई बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं हमेशा एंजॉय करते जाता हूँ। जैसे कि हमें जाना होता है तो पहले मैप रूट बना लेता हूँ कि रास्ते में कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या जी। तो ऐसे जाके टूरिस्ट प्लेस को घूमते घूमते अपना सफर खत्म। तो आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के दरमियान खाने पीने, रहने और बाकी चीज़ों का कार्य कैसे करते हैं? ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा हम होटल पे निर्भर रहते हैं जी। जैसे हम सुबह निकल गए तो चाय पियेंगे 7-8 बजे रास्ते में, जहाँ होटल मिल जाए। फिर नाश्ते के टाइम में नाश्ता करेंगे, फिर खाने के टाइम में जो मिल गया वहाँ खाना खाएंगे। ऐसे खाना खाते खाते और रात में अमूमन 7 बजे हमारा ट्रैवलिंग खत्म हो जाता है और होटल में रुकते हैं और फिर वहाँ खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई टूरिस्ट प्लेस में है, कोई बहुत अच्छा जगह है, कोई लेक है जहाँ पे कैंपिंग करना संभव है, आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे संभव है, तो हम अपना खुद का खाना पकाते हैं और टेंट पे रुकते हैं। ठीक ठीक। तो वो खाना पकाने और टेंट में रुकने का जो सामान होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, यहाँ पे 2 बैग आ जाता है ऐसे इधर, और पीछे भी हम कैरियर है उसमें बांध देते हैं। उसमें छोटा छोटा सामान रहता है। इतना छोटा सा गैस चूल्हा होता है, इतना बड़ा सा बोतल होता है गैस का। तो काफी छोटा छोटा सामान लेना पड़ता है, जो कि हमें कम जगह पे सारा सामान आ जाए। तो छोटा छोटा, जैसे पानी का बोतल भी होगा तो एक प्लास्टिक का
पैकेज होता है जो कि खाली होने पे फोल्ड होके बिल्कुल जेब में आ जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको भरेंगे तो 5 लीटर बॉटल पानी आएगा। तो मतलब आप लोग सफर के दरमियान में कम से कम सामान कैरी करते हैं, जिसमें आपका राशन पानी और ओढ़ने का, बैठने का, बाकी सारे सामान होते हैं जी कैंपिंग वगैरह करने के लिए। तो जैसे आप लोग जब कैंपिंग वगैरह में होते हैं तो रास्ते में कोई परेशानी वगैरह आती है, जानवर वगैरह जैसे कोई स्पॉट वगैरह पे ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के साथ? अभी तक तो कोई ऐसा परेशानी नहीं आई है जी, जिससे कि कोई गाड़ी भी खराब नहीं हुई है। हाँ। कभी होगा तो छोटा मोटा खराब होता है जिसको खुद से सॉल्व करना पड़ता है। जी। थोड़ा बहुत अपने गाड़ी के बारे में जानना जरूरी है कि अगर कभी थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो क्या करें। जी जी। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो राइडिंग जैसे आप करते हैं जी। तो राइडिंग टिप्स क्या होनी चाहिए लोगों को, जब अगर यहाँ के लोग या फिर आपके हमारे चैनल के माध्यम से देख करके कोई भी इंस्पायर होता है तो उनको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो आसानी से एक बेहतर राइड ले पाए? सबसे पहले तो हम अगर राइड कर रहे हैं जी। तो कहाँ तक जाएंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे, ये हमें पहले पता होना चाहिए। और अगर कहीं पे घूमने का जगह है तो वो पता होना चाहिए। और पानी प्रॉपर पीते रहना चाहिए, जो कि राइडिंग के दौरान ये बहुत पता नहीं चलता, पानी आदमी कम पीता है, तो पानी वगैरह पीते रहना चाहिए। और खाना अगर जल्दी खाओ तो ठीक है, जैसे 1 बजे के बाद नहीं खाना है, उससे पहले पहले खाना है। अगर 1 बजे के बाद खाओगे तो नींद भी आता है, नींद भी आता है, तो उससे हो सकता है। और हमेशा जैसे बाइक में हम चलेंगे तो कुछ टिप्स है, जो कि ढलान में हम जा रहे हैं तो पीछे वाला जो बैठा है अगर हम ब्रेक मार दिया अचानक तो हमारे ऊपर ऐसे नहीं चढ़ना है, उससे चढ़ने से हैंडल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो पीछे वाला इसमें हाथ देगा, अगर उस ब्रेक मार दिए ढलान में तो ये इसमें देगा, रोकेगा। और ऐसे ही शूज हमेशा पहने रहना चाहिए, क्योंकि हम जब राइडिंग में चलते हैं तो शूज यहाँ तक होता है। तो अभी तो पूरा फुल नहीं पहने, जो कि एंकल को बचाता है। कभी ऐसे हो गया तो एंकल को पकड़ होना चाहिए, तो एंकल बचना चाहिए। और इसमें जो गार्ड है, नी गार्ड होता है, नी गार्ड पहनना है। और अगर राइडिंग जैकेट नहीं है तो एल्बो गार्ड भी होता है, जो कि राइडिंग जैकेट है तो इसमें इनबिल्ट है, अंदर में ही है। और हेलमेट हमेशा पहने रहना है। और अगर कैंपिंग करना है तो आसपास कोई घर हो, अनजान जगह पे हो, तो वहाँ पे पहले थोड़ा सा घर वाले से बात करें कि यहाँ पे कैसा जगह है, जानवर तो नहीं आता, कोई लोग खराब तो नहीं है। उसकी सपोर्ट में ऐसे कैंपिंग करें। ठीक ठीक ठीक। तो आप जैसे ट्रैवलिंग में निकलते हैं तो वहाँ के लोगों से कितना सहयोग? लोगों से हमेशा भरपूर सहयोग मिल पाता है जी। जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग बहुत ही अच्छे से सपोर्टिव होते हैं। चाहे हम यहाँ से सुनते हैं कि बिहार के लोग अच्छे नहीं हैं और यूपी के लोग अच्छे नहीं, ऐसे अमूमन सुनते हैं, लेकिन हम उस जगह पे जब जाते हैं तो उन लोग भरपूर सपोर्ट करते हैं, पूरी अच्छे से सपोर्ट करते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोग बहुत सपोर्टिव मिले हैं आप लोगों को। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं हम भी यही चाहेंगे कि जहाँ भी आप ट्रैवल करें हर जगह आपको सहयोग मिलते रहे, आपको ही वरन सबको सहयोग मिलना चाहिए। अच्छा, जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप मेडिकल किट में भी रखते होंगे? यस यस यस, हम ट्रैवलिंग करते हैं तो जैसे कट फट जाने वाला ऐसे मेडिकल किट हमेशा रखते हैं, जैसे कि कट जाए तो अपन उसे ठीक कर सके, थोड़ा बैंडेज वगैरह जरूर रखते हैं। और कहीं एकदम ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे मेडिकल मिलना मुश्किल है, जैसे कि लद्दाख में, तो वहाँ पे हम बहुत सारे टेबलेट रखे थे, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, और वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसके लिए भी हम टेबलेट रखे थे। अच्छा, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन के मेंटेन करने वाली भी टेबलेट्स आती है, ऑक्सीजन हाँ, एक टेबलेट आती है जी, जिसका नाम तो नहीं पता, और माउंटेन सिकनेस ऐसा करके उसका बीमारी का नाम होता है, जो कि हाइट पे चढ़ने पे अचानक हम हाइट पे चले जाते हैं, जो कि हम डाउन में रहते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन में थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण सर दर्द, ऐसे वोमिटिंग वगैरह आता है, तो उसका टेबलेट होता है। चलिए ठीक है। जैसा कि अभी आप जो बाइक में बैठे हैं और ये जहाँ तक कि काफ़ी हैवी बाइक लग रही है, आप इसी के बारे में बताइए पहले। ये है एक टूरर बाइक है जो कि लॉन्ग टूर के लिए बना हुआ है, SD का है, ये SD एडवेंचर इसका नाम है, SD एडवेंचर, जो कि 334 सीसी का है, जो कि काफी पावरफुल है। हम 2 लोग जाते हैं और सामान को खींचने के लिए बहुत ही
पावरफुल बाइक है ये। जी। और इसमें 6 गियर दिया हुआ है, जो कि हम अमूमन सभी बाइक में 5 गियर दिया रहता है, तो ये क्या है 6 गियर लगाने के बाद एकदम स्मूथ हो जाता है और जी। बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ता है। और इसमें इंजन को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग दिया हुआ है, जो कि कारों में दिया रहता है ऑयल कूलिंग, वो दिया हुआ है। तो आप ये बाइक कंफर्टेबल भी है और लंबे समय के लिए इसके इंजन को ठंडा करने वाली कूलेंट भी है। यस यस, ये टूरिंग बाइक ही है और टूर के हिसाब से ही बनाया है। जैसे कि इसमें बैठने का पोजीशन जो भी है वो भी एकदम लॉन्ग टूर के लिए ही बनाया है, जो कि हाथ हमारा ऊपर है और यहाँ पे हल्का फोल्ड है, तो इसमें दर्द नहीं होगा। और पैर जो कि ऐसे है सामने है, जहाँ बैठे हैं वहां पे ऐसे रहने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जो सामने आ गया तो रिलैक्स होता है। तो उसके हिसाब से बढ़िया बना है। और ये ऑफ रोडिंग बाइक है, बिना रोड के जगह पे भी आप जा सकते हैं, तो ये दोनों है। ठीक ठीक ठीक। तो ये एचडी बाइक है। और वैसे इस बाइक की प्राइस, ये ऑन रोड प्राइस 2.5 लाख की है जी। 2.5 लाख की ऑन रोड प्राइस। तो अभी तक के आपके पास यही बाइक है कि इसके साथ में कोई और भी बाइक है? अच्छा, ये तो अभी रिसेंट में 1 साल हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ 10-5 दिन बाकी है जी। इससे पहले मैं पल्सर 220 से राइड करता था। तो आपका जो सफर है वो पल्सर 220 से शुरू हुआ था, और कौन से सन में चालू किए थे आप? ये पल्सर 220 से मैं 2017 में चालू किया था जी। 2017 से मैं चालू किया था 220 पल्सर से, और उसके बाद ये खरीदने के बाद इससे सफर मेरा चालू हुआ है। ठीक। तो इसको सफर करते हुए लगभग 1 साल हो गए हैं आपको। यस। तो इसमें और आपकी पल्सर 220 में कितना डिफरेंस लगा आपको ट्रैवलिंग करने में? जो कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहले मैं उसी से राइड करता था तो ऐसा लगता था कि यही बहुत अच्छा बाइक है जी, जो कि उस बजट के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये दोनों में अंतर काफी है, जिसमें राइडिंग पोजीशन में उसमें थोड़ा झुकना पड़ता है हल्का सा, जिससे कि इधर दर्द होता है। और ये लॉन्ग टूर के लिए ही बना है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। राइडिंग पोजीशन के लिए गियर इसमें ज्यादा दिया हुआ है। पिकअप इसमें 220 है, ये 334 है, मतलब 324 है जी, सॉरी 334 है। अच्छा 334 सीसी की आपकी बाइक की बाइक है। चलिए तो ठीक। पावर भी इसमें ज्यादा है जी ठीक। तो सफरनामा में आपने तो बहुत, भारत देश में कितने राज्यों में होकर के आए आप? अच्छा, मैं पहले तो मैं उत्तराखंड घुमाया सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं सिक्किम घुमाया जी। उत्तराखंड 1200 किलोमीटर पड़ा है यहाँ से, और अप डाउन 24 हो गया। और उसके बाद मैं गया सिक्किम, जो कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है जी। फिर मैं गया कोलकाता में, उधर मैं वर्क करता था तो उधर से कई बार अप डाउन हुआ। फिर एक बार साउथ में गया अपना आंध्र प्रदेश तक, अरकू वैली, विशाखापट्टनम तक। और जो कि मेरा सबसे अच्छा राइड था, मतलब सबसे लॉन्ग और सबसे एक बाइकर के लिए सबसे एक ड्रीम रहता है, जो कि लद्दाख का राइड रहता है। क्योंकि लद्दाख में ऐसे ऐसे जगह है जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड होता है और सबसे डेंजरस रोड उधर ही मिलेगा जी। तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उसका एक्सपीरियंस एक अलग ही तरीके से था। उस टाइम मेरे साथ मैं अकेला था उस टाइम जी, और कुछ दोस्त लोग थे, तो वो एक्सपीरियंस अलग ही रहा, जिसमें कि हमें वहां जैसे ऊपर में चढ़ेंगे तो हम पैदल गाड़ी को नहीं ढकेल पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम रहता है तो सांस फूलने लगता है जी, सांस फूलने लगता है। और बाइक भी उसका पिकअप कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण जो बाइक यहाँ 80 भागोगे वहाँ 50 में ही भागेगा। आपको लगेगा कि मेरा बाइक खराब तो नहीं हो गया है जी। हमने ऐसे ही वहाँ पे लगा कि खराब हो गया, और फिर हमने पलक को भी साफ करके देख लिया। हाँ। और एक बार एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक हुआ। वहाँ अगर जाओगे तो एक टिप्स देना चाहता हूँ कि शाम को कोई भी माउंटेन को क्रॉस ना करे, जो बड़ी माउंटेन है उसको क्रॉस ना करे। शाम को हमेशा वहाँ पे मौसम खराब होने के बाद बारिश होता है, बर्फबारी होता है। तो हमने वो गलती की जिसमें कि रास्ते में हम भीग गए थे। तो भीगने से वाटरप्रूफ था, लेकिन फिर भी ये पूरा भीग गया था। सभी का वाटरप्रूफ नहीं था ग्लव्स, जो ये पूरा भीग जाने के बाद जब बर्फ गिरते रहता है तो बर्फीला तो क्षेत्र रहता है, तो हवा इसमें जब पड़ता है तो पूरा ये नीला पड़ जाता है, सुन्न हो जाता है। उसके बाद नीला पड़ने लगता है, जो कि काफी लोग का नीला हो गया था।
लेकिन मेरा तो बच गया था, मेरे पास थोड़ा सा अच्छा वाला ग्लव्स था, जी। तो वो काम ना करे वहाँ पे। ठीक 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 है। तो जी राइडर जी, हमें ये बताइए कि आप ये जो ट्रैवलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, ये क्यों करते हैं और इससे आपको क्या मिलता है? अच्छा, ये मेरा शौक है, जी। घूमना बहुत शौक है मुझे, बचपन से मैं घूमते आया हूँ। लेकिन जब मैं बाइक चलाना शुरू किया जी। तो जो घूमता था उसको बाइक से घूमना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं हमेशा बाइक से ही घूमता हूँ, जो कि बाइक से घूमते घूमते हम कोई भी जगह आराम से रुक सकते हैं। कहीं पहाड़ों पे गए हैं तो छोटा सकरा रास्ता है जो कि कार में वो नहीं होगा, और बाइक में आप कहीं भी रोक के उस व्यू को एंजॉय कर सकते हो। अपनी बाइक है और कहीं भी आराम से घूम सकते हो। और घूमने में मुझे ये मिलता है कि नए नए जगह देखने में मिलता है, नए नए लोगों के साथ बातें करने के लिए मिलता है, जानने को मिलता है कि उन लोग वहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किस टाइप से खेती करते हैं, जो कि मैं उसको सीख के मैं अपने जगह पे भी मैं उसे कर सकता हूँ। जो खेती है उधर क्या पेड़ लगाते हैं, क्या है, उसको मैं वहाँ से यहाँ भी ला सकता हूँ। और किस टाइप से रहते हैं, घर में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उसको मैं अपने में। जी। कितना आसान होता है नए नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और उनसे सीखना। बहुत आसान होता है। आप नए लोगों के पास जाओगे तो उनको जब पता चलता है कितने दूर से बाइक से आया है, तो खुद ही बहुत सारा ऑफर करते हैं, बहुत ही मदद करते हैं, मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। तो आप सफर में रहते हैं तो आपको हमेशा लोगों से मदद मिल पाती है? यस यस, बहुत। चलिए ठीक ठीक। आप हमारे यूथ को क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा यूथ को कि हमेशा नए घूमना तो सबको पसंद है जी। और जो कि कई लोग सोचते हैं कि पहले काम कर लेते हैं, पैसा इकट्ठा होगा, फिर सब चीज हम कर लेंगे, फिर बाद में हम घूमेंगे। जब तक कि वो बूढ़ा हो जाता है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जब वो घूमने जाएगा तो उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसका स्वास्थ्य अच्छे से नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप काम करो तो बीच बीच में, साल में 6 महीने में कोई गैप लेके उसको घूम सकते हो। ठीक, मतलब आपके कहने के हिसाब से आप युवा अवस्था में काम करते ही ज्यादा से ज्यादा जगह घूम लेना चाहिए ताकि उम्र के पड़ाव में दिक्कत ना आए। यस, ठीक। और अभी आप तो एचडी मेंटेन कर रहे हैं, और इसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं? आपकी इनकम कैसे होती है वो बता दीजिए। मैं एक डिफेंस में हूँ जी, जो कि छुट्टी के दौरान घूमता हूँ। बाकी टाइम मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, छुट्टी के दौरान घूमता हूँ। तो मैं अपने सैलरी से ही मैं इसको मेंटेन कर पाता हूँ। ठीक। तो ये आपकी चूंकि हॉबी है इसलिए आप अपने काम के बाद समय निकालते हैं। तो लंबे समय सफर करना होता है, जहां तक आपने बताया 2400 किलोमीटर 2500 किलोमीटर लंबा जर्नी लेते हैं 5 दिन 6 दिन का। तो इतनी क्या छुट्टी मिल पाती है आपको डिफेंस में? हाँ, हमें 75 डेज की छुट्टी मिलती है साल में जी, जिसको हम 3 बार आते हैं छुट्टी जी। 1 महीना और 15 दिन करके। तो ये 3 महीने 4 महीने के गैप में हम छुट्टी आते रहते हैं हर 3-4 महीना। तो छुट्टी में जब आते हैं तो हमारा ड्यूटी ही दूर होता है, जैसे कि कभी कोलकाता होगा, कभी अभी जैसे कि त्रिपुरा है जी। तो हम बाइक से ही आ जाते हैं। तो बाइक से आप घूमना भी हो जाता है और हमारा घूमना भी हो जाता है और छुट्टी भी हो जाता है। जी, जी, और बाइक से ही चले जाते हैं। ठीक। तो आप छत्तीसगढ़ जब भी आते हैं अपने घर में तो आप बाइक से ही आते हैं और इसी के माध्यम से ही जाते हैं ड्यूटी प्लेस? जी जी जी, मैं बाइक से ही आता हूँ और बाइक से ही जाता हूँ। और रास्ते में कोई टूरिस्ट प्लेस होता है, जो भी घूमने का जगह होता है, उससे कवर करते हुए आता हूँ और दूसरे रास्ते से कवर करते जाता हूँ। चलिए ठीक। जैसा कि आपने बताया कि आप बीएसएफ में हैं और पूरे देश को आप लोगों पे गर्व है, आप डिफेंस से हैं। तो मैं छोटा सा लेकिन मैं चाहूँगा तो आप हमें ये बता दीजिए कि जिन लोग बीएसएफ में या डिफेंस में या सीआरपीएफ में या अन्य बटालियनों में जाना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो किस तरीके से जा सकते हैं वहाँ पे? अच्छा, वहाँ जाने के लिए सबसे पहले आपको फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। फिटनेस के लिए हमेशा आप सवेरे उठ के एक्सरसाइज वगैरह करो, रनिंग करो और एक्सरसाइज करते ही रहो। ये शुरू से ही करते रहो। जैसे कि मैं अपना बताना चाहूँगा कि मैं जब छोटा सा था, 2-3 क्लास में था, तब से ही मैं डेली रनिंग करने जाता था मैदान में, जो कि जाते रहता था। तो मेरे
मैं एक आदत सी हो गई थी कि मैं जब नहीं जाऊंगा रनिंग करने तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे कि लोग सिगरेट खैनी वगैरह खाते हैं तो वो नहीं खाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वैसे ही मैं अगर रनिंग करने नहीं जाता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो मैं हमेशा से रनिंग करते 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 बड़ा हुआ हूँ। और जब मैं एग्जाम दिया बीएसएफ का तो मैं उस टाइम इंदौर में था, तो मैं वहां भी दौड़ने जाता था और मुझे कोई प्रेशर ही नहीं आया कि मेरा एग्जाम है। मैं आया बस क्योंकि रोज दौड़ता था, कॉन्फिडेंस था, रोज 5 किलोमीटर दौड़ता ही था मैं डेली। तो वहाँ 5 किलोमीटर ही दौड़ना था, तो आराम से आया, दौड़ गया आराम से। ठीक, जैसा कि जी राइडर ने बहुत अच्छी बात कही, लोग मोबाइल का नशा करते हैं आज के दिनों में, सिगरेट का करते हैं और भी अन्य मादक पदार्थों का नशा करते हैं, और इन्होंने अपने फिटनेस के लिए और अपने जॉब के लिए दौड़ से ही नशा कर लिया, जिसके माध्यम से आज वो बीएसएफ में है। तो हम भी लोगों से दरख्वास्त करेंगे नशा छोड़े, और नशा करना ही है तो अपने फ्यूचर का, अपने गोल का, अपने कैरियर के लिए नशा करें। जैसे कि हम जी राइडर जी से बात कर रहे हैं और अभी आप इनके बाइक में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है, ये इनका यूट्यूब चैनल है, जी राइडर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है। साथ ही साथ गोपी सोरी 78 के नाम से इनका इंस्टाग्राम आईडी है। इसमें ये अपनी जो भी जर्नी है उसके बारे में समय समय पे अपलोड करते रहते हैं। जरूर वहां पे जाइएगा, देखिएगा कि जी राइडर की जर्नी आसान है या कठिनाईपूर्ण, कमेंट करके बताइएगा हमारे भी चैनल में और इनके भी चैनल में। तो जी राइडर जी, हमें ये बताइए, जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, तो आप अकेले सोलो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं या फिर आपके साथ और भी टीम होती है? अमूमन हम लोग स्लो ट्रैवलिंग ही करते हैं। स्लो ट्रैवलिंग में मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, दोनों ही ज्यादातर ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ कोई ट्रिप बन जाता है जी, जिसमें हम 3-4 लोग हो जाते हैं। ठीक ठीक। तो आप अपनी वाइफ के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, तो वो हाउसवाइफ हैं या कैसे उनके साथ ट्रैवलिंग करने, क्योंकि आप तो ड्यूटी प्लेस में होते हैं और जो कहना आपका है ये है कि आप ड्यूटी प्लेस से जब घर आते हैं तो साथ में होंगे। मेरी वाइफ भी बीएसएफ में है जी, हम दोनों ही बीएसएफ में हैं। तो जो कि हम छुट्टी साथ पे आते हैं और साथ पे जाते हैं। अच्छा, बीएसएफ में है इनकी वाइफ, और तो क्या आप लोग एक ही लोकेशन पे रहते हैं? हाँ, हम एक ही लोकेशन पे रहते हैं, एक ही लोकेशन पे, एक ही कैंप में रहते हैं। वहाँ पे हम दोनों साथ में ही वहीं ड्यूटी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी जर्नी बहुत अच्छी है। इनकी जो जर्नी पार्टनर है वो भी इनके साथ है, और इनके जो राइडिंग पार्टनर है वो भी इनके साथ है, और इनके साथ वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी हॉबी भी पूरा कर रहे हैं। और इस हॉबी को पूरा करने में इनकी वाइफ भगवती जी बहुत बखूबी से साथ निभाती हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा, लोगों को कहना चाहूँगा कि नशा करना हो तो इनके जैसा नशा करिए, कैरियर का भी हो, हॉबी का भी हो, और आप एंजॉय भी करें, पैसे भी बनाएं और लोग आपके ऊपर फक्र भी करें। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार सोरी, मेरे साथ है नरेश बोगा जी, और ये है जी राइडर। जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि कैसा है इनकी जर्नी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को जरूर देखें, एक बार जाके देखिए कि मेरा जर्नी कैसा होता है। जय हिंद, जय भारत। जी राइडर जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत जगह ट्रैवल किया है, आपने आपके जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं गृहग्राम, उसके आसपास के टूरिज्म के बारे में बताइए। हाँ, जब भी मैं छुट्टी में आता हूँ जी तो रास्ते में तो उधर ट्रैवलिंग करता हूँ, लेकिन जब भी छुट्टी में आता हूँ तो आसपास की जो हमारे लोकल आसपास की जो जगह है वहाँ पे मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता हूँ। जैसे कि मैं अभी रिसेंट में गया था अपना कोटरी नदी का उद्गम स्थल देखने के लिए। इससे पहले मैं चिखली गया हूँ, टीपागढ़ गया हूँ, और यहाँ पे अपना शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल, थर्ड नाला वाटरफॉल, चितवा डोंगरी, जो कि आसपास जितने भी जगह है इसको मैं जरूर विजिट करता हूँ, घूमता हूँ। तो मोहल्ला टूरिज्म के लिए ऐसा कोई लोकेशन है क्या जहाँ पे लोगों को और भी अच्छे तरीके से जाना चाहिए, या फिर ऐसा कोई हिडन प्लेस हो जो आपको लगता है आपके अलावा किसी ने वहाँ पे देखा ना हो, ऐसा कोई जगह जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ये कोतरी नदी का जो उद्गम स्थल है जी, वो मैं कहीं कोई देखा नहीं है। देखा होगा, ग्रामीण देखा होगा, लेकिन ऐसे
आप इंटरनेट में ढूंढोगे तो किसी का नहीं मिलेगा, जी वो है कोतरी नदी का उद्गम स्थल। और एक थर्ड नाला के ऊपर में जो पहाड़ियां हैं जी। उसमें जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जा पाते। तो जी राइडर जी, हमें ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो कि मोहला है, मोहला मुख्यालय है, नया जिले का मुख्यालय है, यहाँ पे भी कोई टूरिज्म प्लेस है क्या जो हिडन है और जिसको लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर आपके अलावा वैसे जगह में कोई नहीं गया हुआ ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, उसका आपको जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है जी। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कि हम चिखली है यहाँ पे, जी। कि चिखली तालाब है, वहाँ गुफा है और ट्रैकिंग भी अच्छे से हो सकता है, वो है। और इधर आप जाओगे मानपुर रोड में तो 5 किलोमीटर की दूरी में ही थर्ड नाला वाटरफॉल है, जो कि बारिश में एक वाटरफॉल है जी। और उसके आगे जाओगे तो आपको कंदाड़ी ब्रिज मिलेगा, जो कि सस्पेंशन ब्रिज है जी। और उसी से और आगे चले जाओगे तो रामगढ़ पाडी होते हुए आप इधर वागिंसुर वाले रास्ते में निकल सकते हो जी। जो कि बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और अगल बगल पूरा जंगल है। उस रोड में मैं कई बार जाता हूँ, हमेशा हम घूमने के लिए उसी रोड पे जाते हैं। उस रोड में ट्रेवलिंग नहीं करते ज्यादा लोग, खाली खाली रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी घूमने का जगह है, जैसे कि आप छुरिया मंदिर, ऊपर मंदिर है, छुरिया मंदिर है जी। और पास में ही अपना टीपागढ़ है और टीपागढ़ के साथ ही शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है जी। और हमारे खिलखा में खिलखा जो है वहां से कोतरी नदी निकला हुआ है, जो मैं अभी रिसेंट में गया था, इंटरनेट में कहीं उसका कोई वीडियो नहीं दिया है, तो मैं वहां पे गया था, जो कि वो नदी कोतरी नदी जाके इंद्रावती नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा कहे जाने वाली नदी है जी। तो उसका जो उद्गम स्थल है मोहला से कितना दूर है? मोहला से हम अगर शॉर्टकट जाते हैं तो 3 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर आप घूम के जाओगे मजिया पार साइड से जी तो उधर से भी जा सकते, तो उधर से 7 किलोमीटर पड़ेगा और कहीं कहीं बीच से भी रास्ता है। चलिए ठीक है। तो मोहला में जैसे आप ट्रेवल करते हैं, मोहला के आसपास को आपने बहुत अच्छे तरीके से विजिट किया है और जैसा कि आपने बताया कि आसपास में बहुत पहाड़ वगैरह है, तो क्या जंगली जानवर भी आपको देखने को मिले हैं? हाँ, इस जगह पे हमेशा जंगली जानवर देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे मैं रिसेंट में अभी मानपुर के पास ही मैं हिरन देखा था, बारहसिंगा देखा था, जो कि बिल्कुल करीब से देखा था, 15 मीटर से ही देखा था, रोड के किनारे में ही था जी। और जंगली सुअर इस टाइप से आपको देखने मिल जाएगा। अगर पहाड़ों पे जाओगे तो हमेशा ग्रुप में जाना जी। अगर पहाड़ पे कोई चढ़ोगे, जैसे कि उधर है अंबागढ़ पहाड़ है चौकी के पास में और मोंगरा डैम है, मोंगरा डैम का हिडन प्लेस है, तो अगर उस जगह पे जाओ तो जा सकते हो, लेकिन अगर पहाड़ पे अगर चढ़ोगे तो ग्रुप के साथ ही चढ़ना। चलिए ठीक। तो अभी हमने बात किया जी राइडर जी से और इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने अपनी अपनी जर्नी को शेयर किया है, हमारे साथ साझा किया है। हम भी चाहेंगे कि आप भी इनकी जो वीडियोस हैं, इनकी जो चैनल है यूट्यूब चैनल जी राइडर और इनकी जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे गोपी सोरी 78 लिखा होगा, आप वहाँ पे जाएंगे, विजिट करिए, देखिए कि कितनी आसान या कितनी मुश्किलात इनकी जर्नी रही है अब तक, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी है इनकी जर्नी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जी राइडर। मैं और मेरी वाइफ छत्तीसगढ़ से त्रिपुरा बाइक राइडिंग करके आए हैं और त्रिपुरा को पूरा विजिट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम नाइट कैंपिंग किए हैं, वो भी जम्पुई हिल में।